Hello and welcome to Aurora Northeast Academy. We will start our introductory lecture on Indian polity. Indian polity एक ह्यूज सेक्शन कवर करता है हमारे सिलेबस का। असम पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीट प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम, दोनों में उसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स। तो इसको अगर आप कवर करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ेगा। इवन फॉर प्रीलिम्स आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जस्ट ए कर्सरी रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट बुक, मार्केट में जो टेक्स्ट बुक मिलता है उसको पढ़ने से ये एग्जाम नहीं निकलेगा, बिकॉज these days conceptual questions are also being asked in addition to procedures. पॉलिटी में बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। या फिर रिमूवल ऑफ जजेस, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये एक प्रोसेस के अनुसार चलेगा। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स है उनको भी आजकल जो कि ऑप्शनल्स जो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का, they are acquainted with all these concepts, but UPSC has upgraded itself and so has APSC. Assam Public Service Commission has also started asking this sort of questions. हम रिस्क नहीं लेंगे, we will have a 360-degree coverage. So let's get started. पहला कुछ मोटे मोटे पिलर्स जो है हमें कवर करना मस्ट है, जो मैंडेटरी है पॉलिटी में, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन खाली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से नहीं होगा, इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स है विच रन हैंड इन हैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टेट। जैसे कि सॉवरेनिटी क्या है। सो ये सब कॉन्सेप्ट्स आजकल पूछे जाने लगे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एपीएससी प्रीलिम्स में जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शंस है आपके पास। इन 4 में से क्या है, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, वो अपने आप में करेक्ट होते हैं। तो आउटराइटली आप कोई भी ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द टेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके पास समय का किल्लत है, तो यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो उस टेंस्ड मोमेंट में आपका मिस्टेक होना ही लाजमी है। तो वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस। वंस वी कंप्लीट ए पर्टिकुलर टॉपिक, हम लोग क्वेश्चंस के जरिए एग्जाम रेडी रहेंगे। दिस विल बी आवर अप्रोच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही। कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एकदम लेमन की टर्म में हम ट्राई करेंगे कि चीजों को परत दर परत समझाए। एकदम लेमन की टर्म में कोई भी अगर जार्गन हो, देखिए ये सब पॉलिटिकल साइंस से ही डेराइव्ड है, तो जार्गन्स तो यूज होंगे ही, बट वी हैव टू कॉम्प्रीहेंड, ब्रेक इट डाउन इन द सो दैट इवन अ लेमन कुड अंडरस्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसी से ही हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पॉलिटिशियंस यूज करते हैं अपना कनेक्ट लोगों के साथ बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लेमन के लिए एक डॉक्यूमेंट ही तो है, इट इज अ डॉक्यूमेंट। अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? क्या ये कोई रिलीजियस डॉक्यूमेंट है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका महत्व है। और किस तरह का महत्व?
लीगल महत्व है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विथ लीगल सैंक्टिटी बोलते हैं, इट इज अ डॉक्यूमेंट विथ लीगल सैंक्टिटी। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड एनकरेज यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि मेंस में जब 200 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स लिखना होगा, 250 वर्ड्स लिखना होगा, तो आप जितना भी रट के जाएंगे वो एक स्केलेटन आपको याद रहेगा, दैट्स इट, सब भूल जाएंगे। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो ये माइंड मैप, रफ माइंड मैप आप याद रखिए, इट इज इम्पोर्टेंट इन फैक्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सिट फॉर योर मेंस एग्जाम्स you have to write in your own words. So try to develop your own vocabulary, try to read the editorial of at least one newspaper. So in this way you will have an edge over other candidates regarding your essay paper. Ethics में भी आपका help हो जाएगा इससे। तो बी एग्जाम रेडी, आपको पहले से ये सब करना होगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद यू वोंट बी एबल टू कैच अप विद अदर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विथ लीगल सैंक्टिटी मैं बोल रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन is a document with legal sanctity. It delineates, और क्या हम लिख सकते हैं कि आपका जो सरकार है, ये सब टर्म्स देखिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सरकार, स्टेट, गवर्नमेंट, स्टेट, इट डेलिनेट्स द फंक्शंस, द रोल्स, द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। इट लेज डाउन, आप डेलिनेट्स कुछ भी वर्ड्स यूज कीजिए आप, इट लेज डाउन the role and functions of different wings of the government of the state। देखिए ये सब मैं स्लाइड में लिख के भी, प्रिंट करके भी ला सकता था, टाइप करके भी ला सकता था, बट इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। ऐसे तो हजारों रद्दी पड़े हैं आपके पास, आई एम श्योर। हम लोग कलेक्टर बनने के साथ साथ, कलेक्टर तो नहीं बन पाते लेकिन नोट्स कलेक्ट जरूर कर लेते हैं। एक आध रूम तो हमारा भरा रहता है, पूरा लाइब्रेरी पीडीएफ कलेक्ट करते करते। सो आई वांट कि those who enroll for this course, they do these things to the minimum extent। पीडीएफ जो बहुत जरूरी पीडीएफ होगा विल शेयर विथ इट। अदरवाइज आपका जो नोट्स है, दिस इज व्हाट आई विल डिक्टेट इन द क्लास, और वट एवर आई इन्वेंट, वट एवर आई राइट हियर, यही नोट्स है। डोंट ट्राई टू गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। दो चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब तक लिख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, लेकिन कैसा डॉक्यूमेंट है, जिसका एक लीगल सैंक्टिटी है, ठीक है। ये कोई ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है। नंबर 2, एक सरकार, स्टेट का कोई गवर्नमेंट होता है, उस गवर्नमेंट का डिफरेंट विंग्स होता है। तो डिफरेंट विंग्स होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट का, जैसे कोई गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल। गवर्नमेंट का कोई विधायकी लेजिस्लेचर होगा, कोई एग्जीक्यूटिव विंग होगा, कोई जुडिशियल विंग होगा। तो कौन से विंग का क्या फंक्शन, क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको डेलिनेट या डिफाइन करके देता है टू सम एक्सटेंट। तो 2 पॉइंट्स वी हैव रिटन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस 2 पॉइंट के साथ कुछ और कंफ्यूजन हमारे साथ आ रहा है। ये स्टेट जो टर्म डिफाइन किया है ना, व्हाट इज दिस स्टेट, दिस इज नाउ अनदर टॉपिक इन आवर डिस्कशन। ये स्टेट चीज क्या है, लेट्स हाईलाइट स्टेट। तो हम लोग स्टेट पे अभी जाएंगे। स्टेट पॉलिटिकल साइंस में धीरे धीरे जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, ये हमेशा से ऐसे ही नहीं था। एंशियंट या फिर मेडिवल टाइम्स में आप जानते हैं यूरोप में कैसा दुनिया रहा होगा तब। द वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड इन यूरोप, वाज डोमिनेटेड बाय चर्च, पोप, क्लर्जी,
तो अगर कोई किंग होता भी था तो हिज पावर वाज लिमिटेड बाय चर्च। लेकिन क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बोल के एक वाटरशेड मोमेंट रहा यूरोप में। उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से इस नेशन स्टेट का जो मॉडर्न टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, इस टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट केम इनटू बीइंग आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसको हम ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, दिस इज एन ऑप्शनल टॉपिक, बट रेफरेंस के लिए बस साइड में आप लिखिए कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, birth of modern nation state. Birth of modern nation state. ओके, तो जो स्टेट मॉडर्न नेशन स्टेट है, ऐसा माना जाता है कि उसका 4 पार्ट्स है, 4 विंग्स है। अगर किसी एंटिटी का ये 4 एलिमेंट्स नहीं है उसके पास, तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा। और इस स्टेट को आप, हमारा जो राज्य है इंडिया के अंदर, जैसे असम हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे कर्नाटक हो गया, इससे कंफ्यूज ना करें। दिस स्टेट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। और हमारा जो ये स्टेट जो मानते हैं, दीज आर द फेडरल यूनिट्स। हमारा जो है ये स्टेट सब यूनिट्स है, तो डोंट कंफ्यूज मिक्स दिस टू। स्टेट्स का 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। इफ ए स्टेट डज नॉट possess these 4 elements, it will not be considered as state। अगर कोई एंटिटी, माफ कीजिए मैंने स्टेट कहा, एंटिटी does not possess these 4 elements, it will not be considered as a state। वो 4 क्या क्या है एलिमेंट्स है? पहला, एक टेरिटरी होना चाहिए उसके पास। ऐसा तो नहीं सिर्फ अब अपने दिमाग में सोच रहे कि ये हमारा है, ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, ऐसा नहीं है। हमारा एक टेरिटरी होना चाहिए, अपना अपना टेरिटरी होना चाहिए। इट्स नॉट इन योर इमेजिन, शुड नॉट बी इन योर इमेजिनेशन, यू शुड हैव अ टेरिटरी, शुड हैव अ टेरिटरी इन योर पोजीशन। दूसरा क्या हो सकता है, टेरिटरी अगर होगा तो उसमें लोग होंगे, तो पॉपुलेशन होना चाहिए। दो चीज हो गया, टेरिटरी, पॉपुलेशन। तीसरा चीज क्या है, अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो कियोस क्रिएट करेंगे। उस कियोस में ऑर्डर लाने के लिए क्या चाहिए, हमें सरकार चाहिए, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। तो एक गवर्नमेंट चाहिए। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है संप्रभुता, इंग्लिश में सॉवरेंटी। स्टेट शुड और मस्ट पॉजेस सॉवरेंटी। आपके पास सरकार भी है, आपके पास लोग भी है, जनसंख्या भी है, यू ऑल्सो हैव अ टेरिटरी, लेकिन आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो सॉवरेंटी इज द एबिलिटी टू मेक योर ओन डिसीजन, द एबिलिटी टू मेक सुप्रीम डिसीजंस। तो सॉवरेंटी, दिस आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे आपके पास घर हो गया, घर में गार्डन हो गया, दिस इज योर हाउस, बाउंड्री वॉल है, ये हो गया आपका टेरिटरी हो गया, ठीक है, टेरिटरी हो गया। इसमें आप रहते हैं, आपके सिबलिंग्स है, मम्मी पापा है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। टेरिटरी समझ लिए, पॉपुलेशन भी हमने समझ लिया। अब सरकार, तो मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, रात के 10 बजे के बाद आप दोस्तों के साथ नहीं जा सकते बाहर, रूल्स उन्होंने ले डाउन किया है। तो दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, your mom and dad might be considered as government for the purpose। और उन्होंने जो रूल ले किया है, सॉवरेंटी अब क्या है कि आपका घर है, आप आ जा रहे हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड कोई भी कभी भी घुस नहीं सकता। गेट में गार्ड रहता है या फिर गेट बंद रहेगा। तो योर एबिलिटी टू एक्सक्लूड योर नेबर्स और एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स टू एंटर योर हाउस। तो इन दिस सेंस
दिस माइट बी कंसिडर्ड एज योर सॉवरेंटी। आई होप कि इस छोटे से एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टेट को कैसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स स्टेट में। पहला हो गया टेरिटरी, दूसरा हो गया पॉपुलेशन, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, चौथा सॉवरेंटी। अब एक हम ऑप्शन की तरफ थोड़ा जाएंगे, लेकिन ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो आई कुड नॉट एस्केप, I could not help but mention the concept of sovereignty as propounded by Max Weber. जैसे देखिए, एक फुटबॉल मैच है, एक फुटबॉल मैच चल रहा है, प्लेयर्स है दोनों साइड में। ये टीम ए है, टीम बी है, गोल पोस्ट है, टीम ए का एक प्लेयर एकदम क्लोज, गोल पोस्ट के एकदम क्लोज चला गया, और इसी समय टीम बी का एक प्लेयर ने अपने पॉकेट से एक विसल निकाला, विसल मार दिया, और टीम ए का जो प्लेयर है वो डिस्टर्ब हो गया। तो विल इट बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट, उसका जो विसल आया है? ये केस ए है। केस बी, टीम ए का ये प्लेयर, केस 1 मैंने तो बताया, टीम बी का प्लेयर ने विसल मार दिया, उसके पास एक विसल था, उसने चोरी करके लाया था कहीं से, चीटिंग करके, तो ये चीटिंग माना जाएगा। केस बी, टीम ए का प्लेयर जा रहा है ड्रिबल करते करते, बहुत क्लोज जाके उसने क्या किया, एक फाउल कर दिया डिफेंडर का, टीम बी के डिफेंडर जो है उस पर फाउल कर दिया, तब रेफरी ने एक विसल मारा। नाउ अब इस विसल का क्या लेजिटिमेसी है? विल इट बी कंसिडर्ड एज चीटिंग और विल इट बी कंसिडर्ड एज अ लेजिटिमेट एक्ट ऑफ इंटरवेंशन? ऑब्वियसली लेजिटिमेट है। तो एक ही विसल, जो विसल टीम बी का प्लेयर विसल जब करता है उसको हम चीटिंग कह रहे हैं कि इलेजिटिमेट है, बट व्हेन द रेफरी blows the whistle, when the referee whistles फाउल होने पर, ये हम लेजिटिमेट मान रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेफरी के पास कुछ पावर्स हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो मैक्स वेबर बोल के, पॉलिटिकल फिलोसोफर बोले, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कुछ भी बोले आप, थिंकर है मैक्स वेबर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि स्टेट जो है उसके पास इट हैज और एंजॉयज मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस। आपका स्टेट में XYZ ग्रुप है, वो दंगा फसाद कर रहे हैं, किसी को भी उठा ले आ रहे हैं, दैट इज एक्सटॉर्शन। लेकिन पुलिस अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का को खराब करता है और पुलिस उस पर एक्शन लेती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट। तो क्यों? क्योंकि पुलिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। कि पुलिस स्टेट का ही तो एक आर्म है। तो पुलिस एंजॉयज मोनोपोली, तो स्टेट एंजॉयज मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस। इसीलिए पुलिस जब एक्शन लेती है तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। हाँ, दो यू हैव द राइट टू अपील एंड ऑल, कोर्ट में आप जाके डिफेंड करें अपना, लेकिन द एक्सटॉर्शन ऑफ a non-state actor and the action taken by a state are totally different। क्योंकि मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, स्टेट enjoys monopoly over legitimate use of violence। आई होप कि आपको स्टेट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू टिक इट राइट, विल बी एबल टू राइट समथिंग इन योर मेंस आल्सो। आजकल पूछ रहे हैं मेंस में पूछ रहे हैं, यू हैव टू बी रेडी विद दिस कॉन्सेप्ट्स। यू कैन नॉट अफोर्ड टू bypass these concepts and just study a guidebook for polity कि प्रेसिडेंट का मिनिमम एज क्या है इलेक्शन के लिए, ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन these are not the concern of the examination। You have to upgrade yourself। I think we are done with state। sovereignty का थोड़ा रह गया है। I think we should discuss sovereignty now। तो sovereignty your ability to make decisions, जैसे मैंने कहा कि आपके पास टेरिटरी है, लोग है, सरकार है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
कोई दूसरा बंदा बाहर से आके बोल रहा है, आपको डिक्टेट कर रहा है कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट मीन्स यू लैक सॉवरेंटी. Sovereignty is your ability to take decisions. Sovereignty हम लोग डिसीजन मेकिंग से कंपेयर करते हैं. Sovereignty again is divided into internal. इसको समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा डिवीजन हम पढ़ रहे हैं. जस्ट फॉर अवर कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग इसको दो पार्ट में देख सकते हैं. इंटरनल सोवरेंटी and then comes external sovereignty. इंटरनल में क्या है? सरकार जो रूल्स बनाएगी, the laws made by the government, the laws made by the legislature will be applicable to everyone within that territory. Within the territory of the state, rules made by legislature, रूल्स के जगह आप लॉज लिखिए, appropriate term है, will be applicable to everyone within the territory of the state. External sovereignty में your ability to pursue independent foreign relations. अब आप क्वेश्चन करेंगे कि इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, सो इंडिया कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है, तो क्या इंडिया सॉवरेन है? डज इंडिया possess sovereignty as India is a member of the Commonwealth, British Commonwealth? The answer is yes, India is sovereign because the decision that we should be a part of the Commonwealth was taken by India itself. हम ही ने डिसाइड किया था कि हम कॉमनवेल्थ की पार्ट होंगे. It was not imposed on us. ये हमारा ही डिसीजन था. So these are certain questions. I think कि आप इतना फैक्ट्स में ना जाए इसमें, rather just understand. मीन्स के लिए आप देख सकते हैं कि इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स है. डिजिटल सोवरेंटी, डिजिटल सोवरेंटी कैसे चैलेंज कर रहा है इंडियन सोवरेंटी को? यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर मेंस, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आई थिंक वी हैव एनफ फॉर्डर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट शुड वी गो फॉर नेक्स्ट? सोवरेंटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी, देखिए, पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूपीएससी में तो consecutive years में क्वेश्चन आए हैं. व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस. लैंग्वेज चेंज किया है लेकिन आंसर सेम ही था. पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, स्टेट, जब हम लोग स्टेट को पावर देते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि वो हमें ही दबाने लगे. वी एम्पावर द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू फैसिलिटेट. स्टेट अभी क्या है कॉन्सेप्ट स्टेट का कि स्टेट इज अ फैसिलिटेटर, सर्विस प्रोवाइडर है स्टेट. और यही फंक्शन को कवर करने के लिए जितना पावर होना चाहिए, स्टेट शुड हैव दिस मच पावर ओनली. उससे अधिक थोड़ा भी पावर नहीं होना चाहिए स्टेट के पास. मतलब द पावर ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड. सो स्टेट की पावर को लिमिट करने के लिए, सरकार की पावर को लिमिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रिपेयर किया, वो डॉक्यूमेंट कुछ कोई और नहीं बल्कि संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है. द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट टू लिमिट, बट आप काट दीजिए, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की शक्तियों में, सरकार कंट्रोल में रहे, एक्सेसिवली पावरफुल ना हो जाए कि हमें ही दबाने लगे. स्टेट
itself was created, हमने सरकार बनाया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, फैसिलिटेट करे, बिजनेस को फैसिलिटेट करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करे। अगर सरकार ही हमें दबाने लगे तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी पर्पस इज टू सर्व दिस ऑब्जेक्टिव, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग बट लिमिटेड गवर्नमेंट। ये फ्रेज आप याद रखिए, लिमिटेड गवर्नमेंट। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि द मेन पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, टू ले डाउन द रोल एंड फंक्शन of different wings of the government, B, to ensure limited government, to ensure free and fair election, D, to guarantee rights to guarantee rights to the citizens। देखिए, अपने आप में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, बट मेन पर्पस जब आपसे पूछा जा रहा है तो यू हैव टू टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तब आपको जो हमने एक्सप्लेन किया इतने समय से, यू हैव टू गो बाय दीज डेफिनेशंस। द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन apart from other things, the purpose of the constitution apart from other things is to ensure limited government। make sure कि you take this option। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है, लेकिन नंबर वन, पहला, वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट purpose of the constitution is to limit or curb the power of the government so that it does not suppress or repress the citizens who created it in the very first place। तो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी, वी आर डन विथ इट। ये दो कॉन्सेप्ट, स्टेट का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, चार एलिमेंट्स जो मिलकर स्टेट बनाते हैं। फिर सॉवरेनिटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी इज अपने टेरिटरी के अंदर आप जो सरकार या फिर पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा तो इट शुड अप्लाई। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लाउट कर रहा है, आपने पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, कोई मान नहीं रहा है, देन यू लैक योर इंटरनल सॉवरेनिटी। सो ऐसा इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं होगा। In case you make a law, ensure that it is applicable and it is executed within the territory of the state। Number two, external sovereignty। External sovereignty talks about your ability to pursue independent foreign relations। आप किस देश के साथ मित्रता बनाए रखेंगे, किस देश के साथ आपका ट्रेड कंपटीशन रहेगा, किसके साथ आप फ्री ट्रेड करेंगे, किसके साथ आप कोऑपरेट करना पसंद नहीं करते हैं, कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप जाएंगे, कौन सा क्लाइमेट समिट का आप हिस्सा बनेंगे। इफ द हेड ऑफ द स्टेट और द स्टेट इटसेल्फ डिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, देन यू एंजॉय एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। लेकिन अभी क्या है, एआई के ज़माना है, डाटा सेंटर्स, बहुत सारे डाटा सेंटर्स हमारे देश में नहीं है, बाहर है, तो दिस क्रिएट्स अ चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। तो ये सब मेंस का टॉपिक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन प्रिपेयर इट लेटर। अभी प्रीलिम्स के लिए यू नीड नॉट वरी। कुछ हम लोग पर्पस हम लोगों ने, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर्पस, ताकि आपको याद रहे। टू एंश्योर लिमिटेड गवर्नमेंट। आई होप कि अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है, आई होप कि इट इज़ क्लियर फॉर यू। तो धीरे धीरे हम लोग, वी आर नाउ
डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक। तो अभी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम यहाँ पे शुरू करेंगे इस क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास विल अ, स्टार्ट विद अदर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक बीच फीचर्स सब हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है, विल टच अपॉन दोज़ फीचर्स। हमने फीचर्स अच्छा, फीचर्स में यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड है, रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैलिएंट फीचर्स को पढ़ते हुए ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या फिर फीचर है, रिटन या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि है क्या चीज़। दीज आर जार्गन्स। पॉलिटिकल साइंस में वी कैन टेक दीज एज जार्गन्स। तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एक लिखा हुआ है और दूसरा लिखा कुछ नहीं लिखा है, लोगों ने जस्ट अपनी मेमोरी से कुछ भी बोल देते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। दिस इज नॉट द केस। लेट्स अंडरस्टैंड रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। यू शुड राइट विथ मी, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनकोडिफाइड। अभी आप बोलेंगे कि पहले रिटन एक जार्गन था, अभी कोडिफाइड अनकोडिफाइड फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। आप लिखते जाइए, आई विल एक्सप्लेन इट। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन में क्या होगा, ये इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो फिर मैं जार्गन यूज कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड। कोडिफाइड या फिर इनेक्टेड का मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी रहा होगा जिसने डिलिबरेशन डिबेट्स करके अल्टीमेटली एक डॉक्यूमेंट पे ये लोग एग्री हो पाए हैं कि दिस विल गवर्न अस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक बॉडी रहा होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने इट सेट फॉर मंथ्स टू डिबेट, डिस्कस एंड डिलिबरेट अपॉन द इश्यूज, the structure of the government, the nature of the government that would guide and govern independent India. तो इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये इनेक्ट किया। प्रियम्बल में आप पढ़ते हैं ना, टू अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस इनेक्ट किसने इनेक्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के केस में। यूएसए के केस में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। यूएस में इंडिया में ये, यूएसए में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। अब आइए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पाया जाता है? वी फाइंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके। अब अनरिटन का मतलब क्या है? डज इट मीन कि इट हैज नॉट बीन रिटन डाउन? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है, ये भी लिखा हुआ है लेकिन एक जगह असेंबल्ड नहीं है। एक जगह असेंबल्ड नहीं है। कभी कोई लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट में, 100 साल पहले किया होगा, दूसरा लॉ पास कर दिया 50 साल के बाद। तो ओवर द इयर्स जो लॉज पास होते गए, ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे इवॉल्व हुआ? जैसे 1215 मैग्ना कार्टा, जब राजा ने कुछ रियायतें दिया था लोगों को 1215 में, मैग्ना कार्टा उससे शुरू होता है एंड इट गोज ऑन थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो एक जगह किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठ के कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यही डिफरेंस है रिटन और अनरिटन में। रिटन में एक जगह किसी बॉडी के द्वारा वो बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वो इनेक्टेड कहा जाता है। अनरिटन में एक साथ नहीं है, नॉट कोडिफाइड एंड rather it went through a process of evolution। सालों साल का जो इवोल्यूशन का प्रोसेस रहा होगा, उसी से ये बना है। तो ब्रिटेन में क्या होगा? देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन इंडिया में डिफरेंशिएट किए जाते हैं। विल लुक इनटू इट।
आने वाले लेक्चर्स में विल लुक इनटू इट। अभी जस्ट मैं आपको पासिंग रेफरेंस में बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। आई थिंक रिटन और अनरिटन का हो गया हमारा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शुड वी गेट स्टार्टेड हियर। एक चीज है, हाँ, हम लोग यहाँ भूल गए हैं। नंबर 1, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दोज कंट्रीज वेयर वी फाइंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जहाँ पे अनरिटन है वहाँ पे नॉर्मली पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या सॉवरेंटी है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है वहाँ पे। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, जैसे ब्रिटेन में अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो इन जनरल these are not challenged, these are not challenged before judiciary। पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है। इनफैक्ट स्कॉलर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट इतना पावरफुल है, स्कॉलर्स राइट दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट can do anything except turn a man into a woman and a woman into a man। बस ये दो काम के अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। सच वाज द एक्सटेंट, सच इज द एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने 3 फीचर्स पढ़ा, 3 सब पॉइंट्स पढ़ा। पहला वाला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड, अनरिटन में अनकोडिफाइड। Number 2, written constitution is an enacted constitution because there was a body that sat for months debating, discussing, deliberating upon the issues and finally came up with a document. In unwritten constitution, it is rather a process of evolution. It evolved over years, centuries। तो ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं रहा है। 1215 में मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ और फिर वो प्रोसेस चलता गया एंड याद रखिएगा जिस देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है वहाँ पे कन्वेंशंस का रेस्पेक्ट रहता है, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस का, ये याद रखिए। और फाइनली हमने पढ़ा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे फॉलो होता है वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अनरिटन जहाँ पे है वहाँ पे पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी होता है। ब्रिटेन का हमने एग्जाम्पल दिया, लोग बोलते हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सो पावरफुल दैट इट कैन डू एनीथिंग अंडर द सन एक्सेप्ट टर्न अ मैन इनटू अ वुमन एंड वुमन इनटू अ मैन। आई थिंक वी आर डन विद रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए प्रीएम्बल के आखिर में हम लिखते हैं कि adopt, enact and give to ourselves this constitution। I hope we are clear। Next topic is parliamentary system versus presidential system। फिर देखेंगे इंडिया में कौन सा फॉलो होता है। आई होप कि आप बोर नहीं हो पा रहे। आई एम ट्राइंग टू कीप द डिस्कशन इंटरेस्टिंग, इसलिए थोड़ा डाइग्रेस भी होते हैं हम लोग, लेकिन द एंटायर डाइग्रेशन इज सेंटर्ड अराउंड और रिवॉल्व्स अराउंड द कोर इशू ओनली। इधर उधर की बातें हम लोग नहीं कर रहे, in case you have noticed। So this is parliamentary versus presidential system। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है, हम ब्रीफली देखे, बिकॉज इट इज ए इंट्रोडक्टरी क्लास, आई विल नॉट स्ट्रेच इट टू फार, लेकिन जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे विल डीप डाइव इनटू दैट पॉइंट। पहला है कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव,
ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, 2 एग्जीक्यूटिव रहते हैं। एग्जीक्यूटिव आपको पता होगा, एग्जीक्यूटिव क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट जो करते हैं दैट इज एग्जीक्यूटिव। लॉ जो बनाते हैं लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं, और लॉ एडजुडिकेशन जो है वो जुडिशियरी करता है। तो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव क्या है? एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सरकार का हेड एक, और राष्ट्र का हेड राष्ट्राध्यक्ष, और गवर्नमेंट सरकार का एक हेड एक। इंडिया में हम देखेंगे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट। ब्रिटेन में क्राउन जो भी होगा, राजा या रानी। ब्रिटेन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी, इंडिया में, ब्रिटेन में इधर क्राउन होगा। इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मामला कुछ अलग है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम है, दैट इज प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एग्जाम्पल यूएस है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों एक ही है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है। नंबर 2, इसमें क्या है? फ्यूशन ऑफ पावर मिलता है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, आप पॉइंट्स लिख लीजिए। और इसमें क्या है? इसमें सेपरेशन ऑफ पावर। ये दो, सेपरेशन ऑफ पावर अपने आप में एक भारी भरकम टर्म है, इट नीड्स एक्सप्लेनेशन, हम समझाएंगे। आप लिख लीजिए पहले। फ्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि द एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल जो है इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जैसे ये लेजिस्लेचर हो गया, यही से एग्जीक्यूटिव आएगा। एग्जीक्यूटिव अलग नहीं है, लेजिस्लेचर से ही बना हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, और यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया। ये ओवरलैप नहीं चलेगा, दिस ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। रेदर, देखिए हम पहले गलत लिख रहे हैं फिर काट रहे हैं, सो दैट आपको ये इनग्रेंड इम्प्रिंट हो जाए आपके दिमाग में कि देयर कैन नॉट बी एनी ओवरलैप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो यूएस में फॉलो किया जाता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग है, उनमें ओवरलैप नहीं होता। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। इसको हम थोड़ा समझा रहे हैं। और जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरेट है, हम लोग वोटर्स से हम लोग अपना एमपी एमएलए चुनते हैं, और इसी में से क्या है? एग्जीक्यूटिव निकलता है। समझ गए? यूएस में देखिए, ये वोट करके लेजिस्लेचर, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव को अलग से, दिस इज कंप्लीटली सेपरेट। अभी आई होप इट इज क्लियर। द लेजिस्लेचर में यूएस कांग्रेस कहा जाता है, लेजिस्लेचर को यूएस में कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इसमें सेनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये 2 हाउस होते हैं, एक 6 साल के लिए, एक 2 साल के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि वोटिंग भी अलग अलग हो रहा है, एक लेजिस्लेचर के लिए अलग, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग। यहाँ पे हम लेजिस्लेचर को चूज करते हैं और लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव को, executive is drawn from the legislature itself. So this is the process. तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मिनिस्टर्स आर ड्रोन, और ड्रोन ऐसे कॉम्प्लेक्स ना लिखे, मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। यहाँ पे
यूएस में क्या बोलते हैं हम यहाँ पे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी बोला जाता है। तो मिनिस्टर लिख सकते हैं आप, मिनिस्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। यहाँ पे है कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से सेपरेशन ऑफ पावर इज फॉलोड। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आंसरेबिलिटी, उत्तरदायित्व। एग्जीक्यूटिव, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना सरकार के खिलाफ लाया जाता है, आपने देखा होगा, वो लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा क्या है? लेजिस्लेचर ही तो है। तो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इंडिया की केस में रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा मतलब लोअर हाउस। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये पॉइंट लिखिए, इट इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी क्लास। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज ड्रोन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। थोड़ा सा हम सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जानेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन के ऑफ पावर। तो वी विल लुक इनटू सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू, देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि जैसे कि ये लेजिस्लेचर हो गया, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, ये जुडिशरी हो गया। तो अगर ये सब तीनों मिल जाते हैं, तीनों एक ही आदमी के पास अगर ये तीनों शक्ति होता है, जैसे प्राचीन काल में एंशियंट मेडिवल टाइम्स में राजा के पास सब कुछ था। द मोनार्क वाज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। राजा जो कहता था वही होता था। मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट था, मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट था कि ये जो पावर है इसी को डिवाइड कर दिया जाए, ताकि देखिए राजा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, फिर अन्याय करना स्टार्ट करेगा। it will start it would torture its subjects. It will not undergo welfare activities. तो लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे राजा के अगेंस्ट, क्योंकि अन्याय कर रहा है, इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब कोई लगाम नहीं है उसके पावर पे। तो मॉन्टेस्क्यू रेदर गिव्स द आइडिया कि अगर हम ये तीनों पावर अलग अलग बॉडीज में नियोजित करें, इफ वी कन्फर these power, legislative power on body X, executive on Y, judiciary on Z, तो these will keep check and balance each other। तीनों विंग क्या करेंगे? अपने आप को काउंटर बैलेंस करते जाएंगे। अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो लेजिस्लेचर क्या करेगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगा। एग्जीक्यूटिव बहुत ही खतरनाक सर्विलेंस ले आए, जुडिशियरी उसको स्ट्राइक इट डाउन कर देगा। तो इन तीनों में ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर रखे कि सो दैट दे आर एबल टू चेक एंड बैलेंस ईच अदर, ताकि रोज रोज विद्रोह करने का जो जरूरत है लोगों को ना पड़े, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्स। So this is the concept of separation of power, where the legislature, the executive, and the judiciary operate in separate spheres in their own area of specialization. यही है the concept of separation of power. आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेटमेंट 1 है ये, ठीक है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर is not followed in parliamentary form of government. Question 2, Article 50 of Indian Constitution lays down
सिंपल लिखिए आप, टॉक्स अबाउट separation of power between the executive and judiciary. तो कौन सा करेक्ट है? ए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर चौथा नन? ये क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकंड्स, आप ट्राई करें इफ इट्स पॉसिबल, वेदर इफ अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि आपका टॉपिक ग्रेस्प में है, यू आर इन कंट्रोल एंड कमांड मोड। आई एम गिविंग यू अ फ्यू मोर सेकंड्स। ये सब कॉन्सेप्ट्स आजकल पूछे जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे जा रहे हैं। एंड वी आर स्टिल स्टक इन दैट एरा कि प्राइम मिनिस्टर का कितना मिनिमम एज होना चाहिए, एमपी होने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए, वो सब तो ठीक है, याद रखिए। बट आप कोर को छोड़ के पेरीफेरी में अगर आप, इफ यू आर रोमिंग अराउंड एट द पेरीफेरी, देन you have very little chance given the cutthroat competition that is there in the prelims. और अभी तो ऐसा हो गया कि इवन द मेंस क्वेश्चन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट दे विल आस्क इन मेंस। मेंस में प्रीलिम्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। सो प्रीलिम्स का तैयारी अब जोर शोरों से करें ताकि मेंस में जो है सिर्फ एक बार रिवाइज करके चले जाए, हो जाएगा प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में एकदम कोआरेंटो पूछ रहे हैं, सर्चियोरारी पूछ रहे हैं, तो इधर ही आप ये सब खत्म करके जाए। मेंस में थोड़ा सब्जेक्टिव वाला आप प्रिपेयर कर लेंगे, यू विल बी comfortably qualifying. So let's solve the question. Strict separation of power is not followed in parliamentary form of government. सही या गलत? ये सही है। हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। हालांकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर कहा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेपरेशन, ये आप थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए क्वेश्चन, सेपरेशन of the executive and judiciary. This is fine now. This is also correct. Article 50 Indian separation of the executive and judiciary, ये correct है, तो आंसर is both 1 and 2. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इस सिस्टम पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, फ्यूशन को रिवाइज करा दे रहा हूँ, फ्यूशन ऑफ पावर है यहाँ पे, और ये सही है। आर्टिकल 50 में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का जो है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 50, जो कि डिडक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो बेयर मिनिमम जो बेसिक से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में विल लुक इनटू मोर कॉम्प्लेक्स जो सरकारें हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सिस्टम रशिया में, फ्रांस में, श्रीलंका जैसे देशों में, श्रीलंका जैसे देशों में ये सब एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या फीचर्स है? कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म का फीचर होगा, कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होगा। तो दोनों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दे, इसको हम पढ़ेंगे। विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। और हम लोगों ने आज स्टेट के बारे में जाना, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैली के बाद जैसे मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर के आया। फिर हम लोगों ने सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जाना, स्टेट का, और एक जो है मैक्स वेबर का जो प्रतिपादित कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोगों ने देखा। फिर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने देखा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा। एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसमें, ये इसमें जो है ना, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। असली हेड कौन होता है? जिसके पास रियल पावर है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। तो नॉमिनल और रियल का जो कॉन्सेप्ट है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों एक ही है, एक ही एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। तो इंट्रोडक्टरी जो क्लास है हम लोगों ने मोस्टली कवर कर लिया है। थोड़ा अब हम देख के प्रियम्बल में हम लोग जंप कर जाएंगे। विल स्टार्ट विद द प्रियम्बल इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर थॉरोली। आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग भटक ना जाए, इसलिए कुछ चीज़ें समझाने के लिए इधर उधर डायग्रेस करना पड़ा, बट द डायग्रेशन इज itself was to ensure that you come back to the topic of discussion. तो एकदम बेसिक जो है वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के बारे में भी मैंने बता दिया कि विल स्टार्ट विद क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग प्रियम्बल को भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में होपफुली। तो थैंक यू।